हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस जेनाइटल ऑर्गन्स में होने वाला ट्यूबरकुलोसिस है। यह मेल की अपेक्षा फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और ये हमारे इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह मेनली आपके फेलोपियन ट्यूब, एंडोमेट्रियम, यूट्रस और ओवरी को इन्फेक्ट करता है और उनको डैमेज करता है। यही कारण है कि ये महिलाओं में होने वाले इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। जब हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, वो भी जेनाइटल ऑर्गन्स में, तो उन्हें बहुत ही अजीब बात लगती है, क्योंकि लोगों के मन में ये है कि टीबी का मतलब है कि वो लंग्स में होगा, पेशेंट को खांसी आएगी, उसके खून की उल्टियाँ होंगी, भूख नहीं लगेगा, वज़न कम होगा। लेकिन ऐसा अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस कैसे हो गया, ये काउंसिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये जान लें कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो आपके किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, चाहे वो किडनी हो, लंग्स हो, इंटेस्टाइन हो, आपका बोन हो या फिर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जेनाइटल ऑर्गन्स में होने वाला ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है बहुत सारे बैक्टीरिया से फैलता है, लेकिन ये मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। टीबी के जो बैक्टीरिया हैं हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ होते हैं, और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा या फिर पीरियड के दौरान आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके अंदर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर अगर आपको पहले से कोई टीबी का इन्फेक्शन है किसी भी ऑर्गन का, तो सेकेंडरी वो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। ये आपके फेलोपियन ट्यूब को सबसे पहले अफेक्ट करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब जो है इसका फेवरेट साइट होता है। जब ये फेलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करता है तो ये उसको डैमेज करने लगता है। फेलोपियन ट्यूब के जो सीलिया हैं वो डैमेज होने लगते हैं, वहाँ पे एडेजन हो जाता है और फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अगर ये आपके यूट्रस को अफेक्ट करता है तो आपके एंडोमेट्रियम डैमेज होने लगती हैं, आपके पीरियड कम आने लगते हैं और धीरे धीरे करके पीरियड आने बंद हो जाते हैं, यूट्रस में पूरा एडहेजन हो जाता है। अगर ये आपकी ओवरी को अफेक्ट करता है तो आपके जो एग की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की सबसे ख़राब बात यह है कि ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं। इसमें पेशेंट में मैक्सिमम केसेस में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और जिनमें लक्षण होते भी हैं वो भी इस तरह के लक्षण नहीं होते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। जैसे कभी कभी हल्का फुल्का फीवर आएगा, भूख कम लगेगी, वेट लॉस होगा, पीरियड इरेगुलर होते हैं, पीरियड कम आने लगते हैं। सीवियर केस में क्या होता है कि जो पीरियड है वो आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट से पता चलता है कि आपकी जो नली है वो बंद है और उसका जो कारण है वो ट्यूबरकुलोसिस है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि आपको पहले से कोई ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी तो नहीं रही है, अचानक से आपका वेट कम तो नहीं हुआ है, भूख ठीक से लग रही है या नहीं लग रही है, या फिर पीरियड आपके इरेगुलर आ रहे हैं या फिर रेगुलर आ रहे हैं। तो ये पूरी डिटेल हिस्ट्री डॉक्टर आपकी लेते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए बहुत सारी जाँचें कराई जाती हैं, जैसे मॉन्टॉक्स टेस्ट हो गया। ये स्किन में एक आपके इंजेक्शन लगाया जाता है छोटा सा, और 2 दिन बाद वहाँ पे स्किन के अराउंड होने वाली स्वेलिंग के आधार पे पता लगाया जाता है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है ये पता लगाने के लिए कि लंग्स में किसी तरह का कोई ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। एंडोमेट्रियम बायोप्सी की जाती है जिसका टीबी पीसीआर कराया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि किसी तरह का कोई ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। एचएसजी के टेस्ट में आपकी फेलोपियन ट्यूब जो है वो या तो ब्लॉक होगी, या तो बीडेड अपीयरेंस दिखेंगे, या फिर उसमें हाइड्रोसेल्पिंग्स देखने को मिलता है। लेकिन जो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि पेशेंट का मॉन्टॉक्स टेस्ट नेगेटिव है, टीबी पीसीआर जो एंडोमेट्रियम का कराया है वो भी नेगेटिव है। लेकिन जब डॉक्टर लैप्रोस्कोप से डायरेक्ट आपके अंदर यूट्रस को और आपके फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज को देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स हैं टीबी पीसीआर, मॉन्टॉक्स टेस्ट, इनके फॉल्स नेगेटिव आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिससे ये डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि आपको ये इन्फेक्शन है।
लेप्रोस्कोपी में जब डॉक्टर दिखते हैं तो अंदर ट्यूबरकल्स यानी टीबी के छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, जिनका एक अलग का ही अपीयरेंस होता है और वो देख के पता लग जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। फैलोपियन ट्यूब या तो ब्लॉक होगी या तो हाइड्रोसेल्पिंग्स या पायोसेल्पिंग्स देखने को मिलता है। हाइड्रोसेल्पिंग्स में जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसमें पानी भर जाता है, पायोसेल्पिंग्स में यहाँ पे जो होता है पस बन जाता है। टीबी के दौरान जो पस बनता है उसका अपीयरेंस बिल्कुल ही अलग तरह का होता है और डॉक्टर ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है। हिस्ट्रोस्कोपी करते समय डॉक्टर को स्ट्रोमल एडिमा या फिर माइक्रोपॉलिप्स जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को कंफर्म करती हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में डॉक्टर को यूट्रस में एडहेजन दिखाई देगा। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब ये एंडोमेट्रियम को डैमेज करने लगती है तो यूट्रस में पूरा एडहेजन बन जाता है। तो ये एडहेजन जिसे एसरमैन सिंड्रोम करते हैं, ये भी टीबी का एक श्योर डायग्नोसिस होता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपका लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी करके आपको बता रहे हैं कि आपको टीबी का इन्फेक्शन है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो बिना देर किए, बिना किसी और रिपोर्ट का वेट करते हुए आपको ट्रीटमेंट का शुरू कर देना है, क्योंकि बाकी जो रिपोर्ट है वो फॉल्स नेगेटिव भी आ सकती हैं। ट्रीटमेंट आपका जितनी देर से शुरू होगा, डैमेज उतना ज़्यादा होगा, कॉम्प्लिकेशन उतना ज़्यादा होगा। मैक्सिमम केसेज में सही समय पे डायग्नोसिस होने पे और इलाज होने पे जो पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं और नेचुरली कंसीव भी कर लेते हैं। लेकिन अगर ये डायग्नोसिस देर से बनती है, काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, तो मेडिसिन चलने से आपकी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो ठीक नहीं हो पाता है और आपकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इसका जो इलाज है 5 से 10 दिन में संभव नहीं है। इसका इलाज कम से कम 6 से 9 महीने तक चलता है और ज़रूरत पड़ने पे इसे 1 साल तक भी कंटिन्यू किया जा सकता है। शुरू के 2 महीने में डॉक्टर आपको 4 ड्रग का जो फिक्स कॉम्बिनेशन है वो देते हैं। उसके बाकी के जो महीने होते हैं उसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कहीं कहीं डॉक्टर 2 की जगह 3 ड्रग का भी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसकी जो मेडिसिन है वो महंगी नहीं आती है और गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री में सप्लाई होती है। डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो आपके लीवर को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करती है। टीबी का मेडिसिन शुरू करने पे आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, नोजिया, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो कि इस मेडिसिन का कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट के डर से आपको मेडिसिन बंद नहीं करना है या फिर इरेगुलर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने मेडिसिन इरेगुलर ली तो आपको इलाज काफ़ी लंबा करना पड़ सकता है, कॉम्प्लिकेशन आपके बढ़ सकते हैं और उसके बाद भी ये श्योर नहीं है कि आपकी जो बीमारी है वो ठीक होगी भी या नहीं होगी। तो एक बार आपने अगर इलाज शुरू कर लिया तो कोर्स को आप पूरा करें और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन बंद ना करें। इलाज का कोर्स कंप्लीट होने पे डॉक्टर आपके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को दोबारा चेक करते हैं और एसेस करते हैं कि आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर आपको IVF प्रेगनेंसी की ज़रूरत है। अगर आपका यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब दोनों हेल्दी होता है तो डॉक्टर प्रॉपर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा के आपको नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए काउंसिल करते हैं। लेकिन अगर आपका यूट्रस हेल्दी है लेकिन फैलोपियन ट्यूब डैमेज है तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF प्रेगनेंसी की सलाह देते हैं। अगर आपकी यूट्रस की लाइनिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और उसके बाद आपका IVF करते हैं। लेकिन अगर आपका यूट्रस भी डैमेज है, फैलोपियन ट्यूब भी डैमेज है, तो ऐसे केस में आपका IVF भी सक्सेस नहीं होगा, तो फिर डॉक्टर ऐसे केस में सरोगेसी की सलाह देते हैं। तो सही समय पे दवाइयाँ लेने पे और इलाज करने पे ये जो बीमारी है वो अच्छे से ठीक हो सकती है और पेशेंट आराम से नेचुरली कंसीव कर सकता है। जब आप ट्यूबरकुलोसिस का इलाज कर रहे हैं तो आपको अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखना है और ऐसे समय में आपको प्रोटीन रिच और विटामिन रिच डाइट अपने खाने में शामिल करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र करने वाले पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो चांस हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो फैलोपियन ट्यूब के सीलिया को डैमेज करता है। और ये आप सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो सीलिया के थ्रू ही मूवमेंट करके यूट्रस में आता है। तो जब सीलिया डैमेज होता है तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन वो एम्ब्रियो यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता है और वहीं पर ग्रो करने लगता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।